आज मैं जिनके सामने बैठा हूँ वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। 1965 में आपकी पैदाइश हुई। जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर मेरी भी है। बचपन का जो जाकिर नाइक था वो कैसा था? मैं शरारती था। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, इसका क्रेडिट आपकी वालिदा को जाता है या वालिद को जाता है? अगर क्रेडिट जाता है डॉक्टर इसरा अहमद। यजीद के मसले में मैं लाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका। जरूरी का नादिर अली से सुने। कभी ऐसा कोई सवाल जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब? सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूँ विलियम कैम्पबेल है। उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली कुरान में। इसका जवाब मेरे पास नहीं। सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा? वो है शीशी रविशंकर। उस टाइम नंबर 1 पे थे। अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं? उनके लिस्ट में तो नंबर 1 है जाकिर नाइक है। वापस जाने के चांसेस तो नहीं है। बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपकी हाथ से निशान दिया। लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के वो नो टेररिस्ट अटैक किया। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया जो कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किसका है? मुकेश अंबानी का। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई, अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी। अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएंगे। जब शाहरुख खान आपसे मिलते हैं तो किस चीज पे बात करते हैं? क्या इम्पोर्टेंट है रखना? पाकिस्तान का बात। हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। एंड गाइस आज की वीडियो सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है मेरे ख्याल से। दुनिया की भाई सबसे बड़ी वीडियो कह सकते हैं इसको, क्योंकि आज होने वाला है पॉडकास्ट। हम आए दिन आजकल आप सभी को पता है पॉडकास्ट का ट्रेंड तो चला ही चला। आए दिन पॉडकास्ट किसी न किसी सेलिब्रिटी के पॉडकास्ट आते ही रहते हैं। बट आज बहुत ही खास शख्स है जिनका होने वाला है। और आज का पॉडकास्ट होने वाला है डॉक्टर जाकिर नाइक जी का। और मेरे ख्याल से ये इनका पहला पॉडकास्ट है या पहले भी वो होंगे। और हमने मतलब इनके ऐसे बयान लेक्चर सुने, बट ऐसे वैसे इंटरव्यूज नहीं सुने। सही बात है, इंटरव्यूज नहीं सुने हमने इनके। कोई ऐसी वीडियोस नहीं देखी, बहुत ही कम देखी होंगी, कभी ऐसा कुछ ही, बट बहुत रेयर देखी हमने इनके। बस वही लेक्चर ही सुने हैं और कुछ नहीं सुना है। और इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं नादिर अली भाई। वीडियो देखते हैं भाई, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी और बहुत ही अच्छी रीच है भाई इस वीडियो पे। मेरे ख्याल से इतनी दुनिया देखना चाहती थी डॉक्टर जाकिर नाइक जी को। सो फिलहाल वो आज फाइनली इस चैनल पे आ गए हैं। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं गाइस और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। दीन की तबलीग करके किया पूरी दुनिया को लाइक। आज मैं जिनके सामने बैठा हूं वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितनी खुशी है इनके चैनल पे पॉडकास्ट देने के लिए। ड्रीम कम्स ट्रू। डॉक्टर साहब, आप बिलीव करें कि मैंने जब पॉडकास्ट फॉर्मेट को शुरू किया तो कुछ मैंने टिक मारे थे नामों को कि ये मैं अल्लाह करे एग्जीक्यूट हो जाए। आपका नाम सर फहरिस्त था और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये मोमेंट है ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। आपने इतने कम शॉर्ट नोटिस पे आपने इनविटेशन को कबूल किया। आप बहुत मसरूफ़ थे और आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और मैं उड़ के 6 घंटे की फ़्लाइट लेके डायरेक्ट मैं आपके पास आया हूँ आज। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। हम इंग्लिश में बात करेंगे या उर्दू में? जो भी आपको डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बिल्कुल बचपने से शुरू करेंगे। 1965 में आपकी पैदाइश हुई जो कि विकिपीडिया बताती है, सही है? जी हाँ, सही। 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। अच्छा, इत्तेफाक से 18 अक्टूबर मेरी भी है। 92 जी, 18 अक्टूबर 1965 में आपकी पैदाइश हुई है मुंबई में और बॉर्न एंड रेज वहीं के आप। और आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि बचपन का जो जाकिर नाइक था, जो छोटा सा बच्चा था, वो कैसा था? शरारती था, शायर था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन के तो शरारत। बचपन में आप मुझे कह सकते थे कि मैं शरारती था। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ अक्सर लोग जानते हैं कि बचपन से मैं हकलाता हूँ। अच्छा। अगर कौन मुझसे पूछता था कि मेरा नाम क्या है तो मैं कहता था मेरा नाम है जाकिर। तो बचपन में हकलाता था और पूरे स्कूल की ज़िंदगी में
हमारे स्कूल सेंट पीटर्स हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग होता था, तो उसके अंदर टीचर्स मुझे PF देती थी, पास फेल। कह सकते थे कि मुझ पे तरस खा के, क्योंकि बात करने में तो मखलाता था, तरस खा के मुझे PF देती थी। तो बचपन से मखलाता था। और स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मुझे पसंद था, और उसके अंदर हमेशा अक्सर मुझे अवार्ड मिलता था बेस्ट इन मैथमेटिक्स थ्रू आउट माई लाइफ। एंड ऑफ कोर्स हमारे स्कूल के अंदर हायर स्टैंडर्ड के अंदर देयर वर 2 सेक्शन, वन वाज ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। तो IGCSE जो हमारा बोर्ड कैम्ब्रिज बोर्ड था पहले, बाद में इंडिया में शिफ्ट हो गया, तो उसके अंदर 8th 9th 10th आखिरी 3 साल में ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 होता था। ऑल्टरनेटिव 1 मतलब हायर लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स, एंड ऑल्टरनेटिव 2 मतलब लोअर लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो मैं ऑल्टरनेटिव 1 में था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल एक प्रोटेस्टेंट स्कूल थी, क्रिश्चियन स्कूल थी मुंबई में, लेकिन उसके अंदर 80% से ज़्यादा माशाल्लाह मुसलमान पढ़ते थे। सही। तो हमेशा बचपन में जहाँ तक के स्टडीज़ का सवाल था, अल्लाह के फजल से काफ़ी मैं आगे था, सही था। लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा, स्पोर्ट्स के अंदर एवरेज था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार रेस जीतना रेस जीतना चाहता था स्कूल के अंदर। राइट। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं जीता। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में मैं गया, तो एक मुसलमान दोस्त ने मैंने ऐसा पूछा कि ये 10 किलोमीटर रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, तो हंसने लगा मुझ पे। रिकॉर्ड पूछ रहे, चल के दिखाओ, तो भागने की बात दूर है। और कौन मुझे जब चैलेंज करता है तो मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट नेचुरली सी इन द सिचुएशन, नॉट एनी इलॉजिकल चैलेंज। तो मेरे पास 1 हफ्ता था वो रेस में दौड़ने के लिए, और कॉलेज ये मेडिकल कॉलेज की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से 10 किलोमीटर में मुझे गोल्ड मेडल मिला। जी हाँ, 10 किलोमीटर में गोल्ड मेडल। एंड देन आई वेंट ऑन द स्टेट लेवल। सो आई वाज मोर ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन माय कॉलेज डेज, दूर की दौड़ जिसके अंदर स्टैमिना इज रिक्वायर्ड, नॉट शॉर्ट डिस्टेंस। माय सन फारिक इज मोर शॉर्ट डिस्टेंस रनर, इज अ स्पोर्ट्समैन। तो जहाँ तक कि एथलेटिक्स में था, वो मेरी ख्वाहिश थी स्कूल में, लेकिन अल्लाह ने उसे पूरी किया इन द कॉलेज लाइफ। एंड स्पोर्ट्स के अंदर ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू लाइक फुटबॉल। द स्पोर्ट्स आई नेवर यूज्ड टू लाइक वाज क्रिकेट। आई फेल्ट क्रिकेट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्रिकेट में तो हमारी इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। टीवी टूटते हैं। हमारी मैडम एक बात बोलती थी कि क्रिकेट में 2 लोग खेल रहे हैं, बाकी 9 लोग खड़े हुए देख रहे हैं। ये अजीब गेम है, लेकिन बड़ा मशहूर है इंडिया पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे लिए से इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें जहाँ तक कि एक्सरसाइज काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स। फुटबॉल इज गुड, फुटबॉल है, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, उसके अंदर हम। मैं अभी अपनी टीम से बोल रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह देखें यार डॉक्टर साहब, दुनिया में भी जन्नत में रह रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरत में भी जन्नत। दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह है कि ग्रीनरी और पुत्रा जाया, इतनी प्यारी जगह है आपने जो चूज की है। इंडिया से हिजरत करनी पड़ी। इंडिया याद आता है? इंडिया ऑफ कोर्स। मलेशिया रहते हैं डॉक्टर साहब। ओवरऑल तो जो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, मकरूम खैर माफिन, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो हुआ पहले, फिर हम यहाँ आए, काफ़ी फ़ायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल। लेकिन जो मिस करते हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश। जी हाँ, मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ। और गैर मुस्लिम तकरीबन 25%, 20 से 25% रहते थे। तो अगर मजमा होता था लाख का, तो उसमें से 25%, 25% होते थे, हाँ 25,000 होते थे गैर मुस्लिम। तो मजमा 5 लाख का होता था, बहुत बड़ी बात होते थे। मजमा 1 मिलियन का भी 10 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख पता चला, 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे।
तो वो जो मंजर है इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है। अच्छा, हो सकता है इंडिया की टक्कर का इतना बड़ा मजमा। कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है, एक हो सकता है बांग्लादेश में, ठीक है, और एक इंडोनेशिया, ईरान। बिल्कुल तीनों सही नाम लिए। और अभी तक के मैं पाकिस्तान जब गया था उस टाइम तो मैं तकरीर नहीं करता मुकर्रर थाने में। पहले बार पब्लिक स्पीच जो छोटे लेवल के ऊपर मेरा ऑर्गेनाइज में 1992 में दी थी, पब्लिक में 1994 में दी थी, 1993-94 में, और फिर अब बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार। एक बार जब डॉक्टर शहीद दीदात के साथ, वो मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक गया नहीं। अच्छा, तो 88 था या 92 था ऐसा कुछ। दीदा साहब जाने वाले थे तो मैंने भी वीज़ा लगा दिया, वीज़ा लग गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गया तो मैं गया नहीं। फिर 2013 की बात है कि मैंने वीज़ा लगाया था रियाद से, फिर वहाँ से इंटेलिजेंस की खबर आई कि मजमा बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हालात सही नहीं है, तो आप पोस्टपोन करें तो बेहतर है। तो 2013 में भी वीज़ा लग गया और कैंसिल हो गया। पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए, वो कहते हुए कब आएंगे? बार आ चुका। आप कब आएंगे? नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया 2016 में हिजरत किया। यस, मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी हो कुछ महीने बाद वापस जाऊं, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ। तो 2020 के स्टार्टिंग में या 2019 के एंडिंग में जब डिसाइड किया कि अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफ़ी दावत है, काफ़ी लोग जानते हैं। जितने सर एक सवाल बनता है मेरा, जी, और ये इंडियन ऑडियंस जो संजीदा ऑडियंस है उनसे भी सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते। आपका घर है, मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया और आप मक्का से जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इस चीज को बताएं, ये क्या था? पाकिस्तान आने की मुमानियत नहीं थी पहले। पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। सब लोग जानते, मेरे वालिद भी जानते। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था, ठीक है। तो मुमानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था, और मैं 91 में गया था। लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। एक छोटे नुकसानात को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता है इदारा बंद हो जाता था, तो कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। तो वो डर के वजह से मैं नहीं गया। ऐसा मैं तो पाकिस्तान में से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर, जो भी मुल्क में जाता हूँ तो ग्रेट चांसेस, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, गल्फ कंट्री हो, फॉरेन किधर भी जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसडर से तो मुलाकात होती थी, खाना का मिलने आ जाते, और पाकिस्तानी लोग से तो मोहब्बत थी। लेकिन एहतियातन मैं खुद माहौल जब देखा तो इसीलिए खुद मैंने आप नहीं किया। अब लेकिन क्या चांसेस हैं डॉक्टर साहब इंडिया के वापसी के? तो इसीलिए 2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हैं हम। तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की पाकिस्तान, और मैं लोग से कांटेक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान। तब वीडियोस बहुत चलती तो ये 2020 के स्टार्टिंग में प्लान हुआ, और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के लोग सब अग्री किए। लेकिन आ गया कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। और नॉर्मली प्लानिंग रहती है काफ़ी, मेरी जो कंट्री से इन्विटेशन रहते तो प्लानिंग रहती, तो वो उसके वजह से 2020 में फिर कैंसिल हो गया। कोविड था 2020 मार्च के अंदर, पूरा लॉकडाउन हो गया,
फिर 21 में तो कोई लेक्चर टूर हो नहीं, फिर वापस लेक्चर टूर शुरू हुआ 2022 में। 21 में मलेशिया में शुरू किया लेक्चर देना में, लेकिन इंटरनेशनली 2022 शुरू और अभी वापस खुल गया। तो अब आपका है इरादा? जी अभी तो इरादा है, इन्विटेशन वापस से आने लगी। और 2020 में आप आने वाले थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आ जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है। अभी इन्विटेशन हाल में आ गए तो इंशाअल्लाह, लेकिन अभी फिर से वो हालात जो होते पाकिस्तान में, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो डेट का ज़रा इंशाअल्लाह अल्लाह चाहो तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आए इंशाअल्लाह। होपफुली दुआ करिएगा मौजूद का तीनों हजरात, आप लोग भी, डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल वहीं रह गया, अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने तो रेड कार्पेट देगी, जाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टेरर जाकिर नाइक की। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। हालांकि काफ़ी इल्ज़ाम लगा, लेकिन अल्लाह की मदद से एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ माशाल्लाह। जी जी जी, वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके खाते में डाल दिया था? उससे शुरू हुआ, उसके पहले तो कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 1 जुलाई 2016 में एक धमाका हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 4 या 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और कोई 21-22 फॉरेनर की मौत हुई। उसके अंदर एक जो टेररिस्ट था वो मेरे फेसबुक का फॉलोअर था। अंदाजा तो बांग्लादेशी न्यूज़पेपर एक 3 जुलाई को इंफॉर्मेशन दी, वन ऑफ द टेररिस्ट वाज द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन द फेसबुक। इंडियन मीडिया ने उसको ट्विस्ट की जी और बोले ही वॉज इंस्पायर्ड। एक फॉलोअर होना अलग होता है और एक इंस्पायर्ड मुतासिर होके टेररिस्ट एक्ट करना अलग होता है, और एक फॉलोअर होना चाहिए। तासुर दे दिया कि आपका साथी है। फॉलोअर तो भाई हाँ, लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के वो नो टेररिस्ट अटैक किया, इनडायरेक्ट। तौबा है। तो इंडिया मीडिया में, और उस टाइम वो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वाज जाकिर नाइक। आप गूगल के ऊपर जाकिर नाइक एवरी डे अबाउट 40-50 न्यूज़पेपर में, और इंडियन न्यूज़पेपर तो मुझे ओवरनाइट सर बिकते हैं, गवर्नमेंट ने मुझे और फेमस बना दी। तो इसीलिए मैंने कहा जज़ाकल्लाह और जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ गए मैं क्या कहा। इंग्लिश में थैंक यू भी कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जज़ाकल्लाह अलग होता है और एक जज़ाकल्लाह खैर अलग होता है। जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे, जैसा किया, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। वाह। इसलिए अगर मैं कोई मुसलमान अगर अरब से कहूँगा जो अरबी जानता है और इस्लाम जानता, जज़ाकल्लाह, मैंने कहा गाली दे रहे मुझे क्या? गाली भी हो सकती, गाली है नहीं, हो सकती है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलती किया? तो जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। तो अगर कोई गलत काम किया उसके लिए भी हो सकते हैं। तो सही में अगर किसी को आप शुक्रिया अदा करना चाहते, होना चाहिए जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपको जज़ा दे आपके अच्छे काम का। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। तो एक बात है कि मोदी से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हिज्जत की इज्जत नहीं करता था मैं, और हिज्जत करने से बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला का ये प्लानिंग है। अल्लाह ताला जो प्लानिंग करता है, तो जो लोग इस्लाम के दुश्मन रहते उनसे भी बहुत से अच्छे काम करवा लेता है। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? वो तो बहुत मशवरा दे दिया मैंने। क्या कहेंगे मोदी साहब इस टाइम इंडिया के लिए कैसे हैं आपके नज़दीक? क्या अभी तो 10 साल तो बहुत रूल किया, अभी ये इलेक्शन के अंदर ज़रा उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, हुई है, बहुत कम हो गई कंपेयर टू बिफोर। उन्होंने कहा था, उनकी पार्टी ने, और वो खुद कहा कि हम 400 पार करेंगे 543 सीट से, 543 543 सीट से। उनको 400 से ज़्यादा मिलने वाले थे। अल्लाह की मदद से 50% भी नहीं मिले उनको। पहले इलेक्शन में 50 से ज़्यादा मिले थे, 52-53% विद कोएलिशन हो गए थे। फर्स्ट इलेक्शन 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी अकेले 50% क्रॉस की, 54 या 55%, एंड विद कोएलिशन 59 हो गई थी। 2019 में अकेले उनकी पार्टी 58%, 59 हो गई, विद कोएलिशन कुछ 64-65 के ऊपर हो गई। तो इस टाइम बोले अकेले बीजेपी 400 पार। 400 पार मतलब
over 2/3 majority alone BJP, not the coalition. तो 50% मिलने के लिए 272 उनको मिले, कुछ उससे कम मिले, 250 ऐसे कम मिले उनको, और कोएलिशन के साथ वो 50% क्रॉस कर लिए, तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो जो उनका रौब था, जो बढ़ते थे और लोगों ने खुदा मानने लगे, वो भी कम हो गया। इसीलिए जब उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती और अगर कोएलिशन के साथ 2/3 होती, कुछ भी कर सकते, सही मनमानी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर सकते, और सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया, वो 370 आर्टिकल को उन्होंने बैन कर दी, निकाल दी, और कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। और उस वक्त ये चल रहा था, जब 370 निकालने के पहले कुछ महीने पहले उनने अपने एक सबॉर्डिनेट, एक एमिसरी इंग्लिश में बोलते, एक आदमी को भेजा मुझे मिलने के लिए मलेशिया में। तो मिलना चाहते थे, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने एक 5 स्टार होटल में मुलाकात की इधर मलेशिया में, पुत्रजाय में। मैंने बोला आपको कौन भेजा है? तो बोला डायरेक्ट मुझे मोदी जी और अमित शाह ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने। ये कभी की बात है, 2018 जब ये 370 आर्टिकल निकला कश्मीर का, उसके कुछ महीने पहले, सही 18 था या 2018 तकरीबन, 19 जो भी था। तो क्या बात हुई इसमें? उन्होंने कहा कि हम आपके हमारे बीच में दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना चाहते। सही। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई दुनिया में मेरे फैमिली के बाद अच्छी तरीके से जानता है, वो आपकी इंटेलिजेंस है। मेरे फैमिली के बाद अगर मुझे कोई एकदम गहराई से जानता है, वो आप लोग हैं। मेरी ज़िंदगी तो एक ओपन बुक है, खुली किताब है। वो अलग बात है कि आपको मेरे काम पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी हिस्सा आई हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो पैचअप करना चाह रहे थे आप लोग? हाँ बिल्कुल सही। क्यों? तो बात तकरीबन हुई 5-6 घंटे तक। अच्छा। लंच भी किया अपने साथ में। तो बोले नहीं आप इतने मशहूर है, हम आपके साथ होना चाहते हैं, हम चाहते आपको एकदम वापस इंडिया बुलाए, एकदम पूरे विद फुल, आप इतने मशहूर, आप इतना अच्छा काम कर रहे, आपकी नॉलेज क्या है दिन के बारे में, आप हिंदुइज्म की नॉलेज रखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बोला आप चाहते क्या है? बोले कुछ नहीं, हम चाहते ट्रैप तो नहीं था डॉक्टर साहब के आए तो पकड़ लो, अल्लाह वालों। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप चाहते क्या है? नहीं हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए। तो मैं उन्हें साफ कहा कि देखो आप अगर मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं, मैं मेरे देश के लिए, मुल्क के लिए काम करने को तैयार हूँ। मेरी 2 शर्तें। एक शर्त है जो आप मुझे कहेंगे वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नंबर 1 शर्त। अल्लाह और अल्लाह के रसूल टीचिंग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। अगर ये 2 शर्त पूरी हो जाती, आप जो मुझसे काम लेना चाहते, मैं मेरे मुल्क के लिए हाजिर हूँ। फिर तो उन्होंने बोला वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो गुफ्तगू हुई, काफ़ी गुफ्तगू हुई। आप चाहते क्या? नहीं कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे अभी आपको वापसी आने के लिए। तो उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन एकदम पैचअप कर लिया ऐसा कि भाई अभी हम विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप वापस आ सकते। मुझे उम्मीद तो थी नहीं। मैं बोला अगर आप, फिर मुझे कहने लगे वो आदमी, शख्स जो आया था उधर से, दिल्ली से, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे, कि जो हम 370 आर्टिकल को निकाल रहे वो सही है। तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकता। जो मुसलमान कश्मीर में, उनका हक है फ्रीडम, और जो ने मुआहदा किया है उसके तहत रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 370 द पार्ट ऑफ द इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर दे हैव गॉट फ्रीडम। कुछ चीज़ के अंदर ऑटोनॉमी है, कुछ चीज़ के अंदर वो साथ में इंडियन गवर्नमेंट के है। लेकिन आप अगर कहीं ऑटोनॉमी को निकाल देंगे तो जास्ती है उनके ऊपर। इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिला, काफ़ी ऐसे जो पार्ट्स ऑफ इंडिया है जो ऑटोनॉमस, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ये तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, मेरे मुसलमान भाई के साथ गद्दारी है। उनका रिएक्शन? तो
नहीं नहीं ऐसा मत, वैसा कुछ लिखो, मैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है, ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ठीक है, उनका स्टाइल था, कि बीजेपी गवर्नमेंट का स्टाइल है कि मुसलमान को अगर जो चाहते हैं अपने काम कराने के लिए, चाहे उलमा हो, चाहे बिजनेसमैन मुसलमान हो, कोई भी हो, या गैर मुस्लिम हो, वो पहले आके प्यार से बात करते, फिर कोशिश करते पैसे दे के खरीदने की, नहीं खरीद जाता धमकी देते अंदर कर लेंगे। ये उनका फॉर्मूला है, प्यार से करके तारीफ करो, हम तुमको फ़ायदा देंगे, नंबर 2 पैसे दे के खरीद। अक्सर ये पहले 2 में अक्सर लोग मान देते, तीसरा है नहीं करेंगे तो हम ईडी की रेट डालेंगे, इनकम टैक्स की रेट डालेंगे। तो मेरे साथ तो सब कुछ कर लिया उन्होंने, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं, पुलिस भेजे, ईडी भेजे, ये भेजे, नंबर 1 टेररिस्ट कह दिया। तो मैं थैंक यू बोलता कि लोग मुसलमान में तो काफ़ी लोग, अक्सर लोग जानते थे इंडिया में, गैर मुस्लिम में भी जानते थे, लेकिन मोदी के बाद ये गोदी मीडिया जो है, वो जो मुझे हमेशा मीडिया पे आने की वजह से, अभी तो माशाअल्लाह बहुत स्मॉल परसेंटेज नॉन मुस्लिम इंडिया में होंगे जो मुझे नहीं जानते। नहीं मुझे नहीं लगता कि नहीं जानती होगी, बहुत बहुत कम होगी। तो ये उनकी बदौलत है। और उसके बाद लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, चाहे मलेशिया में हो या बाहर हो, गैर मुसलमान अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम था कि जब मुसलमान में लेक्चर में आते वो अलग बात है, लेकिन मुतासर होके वो इस्लाम की जो गलत फहमी दूर हो जाते, और काफ़ी लोग इस्लाम भी कबूल करते। तो उसके वजह से उनका नुकसान हो रहा था, वो हिंदुत्व का जो स्टेटमेंट था ना। और फिर बाद में NEC एक्ट आ गया, वो बिल पास हो गया, वो चाहते थे उसके अंदर भी मैं सपोर्ट करूँ, मैं बोला आउट ऑफ द क्वेश्चन। वाह। तो उस टाइम क्योंकि हम वापस उस पहलू पे आते कि वो मेजॉरिटी में थे तो पास कर सकते थे, करो पार्लियामेंट में जो कोई ऑपोजिशन ले नहीं सकता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट का रूल है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए आपके पार्टी को कम से कम 10% सीट चाहिए। तो 543 में से 55 सीट्स अगर आपकी पार्टी को मिले तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते। 10 साल तक के कोई भी पार्टी को 55 सीट्स भी नहीं मिले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। लेकिन ये इलेक्शन में अभी जो कुछ चंद महीने पहले 2024 में ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कांग्रेस को 99 सीट्स मिल गए, और बाकी जो इंडिया का गठबंधन था उन्हें मेजॉरिटी तो नहीं मिला लेकिन क्लोज थे। तो नाउ द ऑपोजिशन इज स्ट्रॉन्ग। अभी क्या हो गया, अब जो बोले ना उनका तो दबाव और दबदबा मोदी का अभी कम हो गया। अभी ये 2 मेजर जो पार्लियामेंट के साथ जो खिलवाड़ किया मुसलमानों के साथ, और जो पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जो अमेंडमेंट करके जो मुसलमान पे जबरदस्त बहुत सी चीज़ें किए, ये 2 मेन थे। अभी 3rd करने जा रहे थे। कुछ हफ्ते पहले एक अमेंडमेंट बिल लेके आया उनने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ तो आप जानते हैं कि एंडोमेंट है, और इंडिया में एक बॉडी जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, नंबर 1 इज द डिफेंस ऑफ इंडिया, नंबर 2 इज इंडियन रेलवेज, नंबर 3 इज द मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो 9.4 लाख एकड़ है। 9.5 लाख तकरीबन 9.5 लाख एकड़ है, बताइए। અને 41 बिलियन स्क्वायर फीट, અને 3,800 स्क्वायर किलोमीटर। कंट्री से ज़्यादा है, हमने छोटे छोटे कंट्री जो बाहर में उससे बड़ी है। जी 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 जी। तो ये अभी बिल में अमेंडमेंट लेना चाहते हैं। क्या वो बिल के बोर्ड के ऊपर नॉन मुस्लिम को रखेंगे, हम गवर्नमेंट को और पावर देंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टीशन हुआ तो उसको इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट गुड से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है। इतना महफूज किया गया है ताकि जो हमारे दादा बाप दादा परदादा थे, जो डिकेड और सालों पहले, 100 साल 150 साल पहले या जो वक्फ किया, उसको सिक्योर किए थे।
अब ये मोदी गवर्नमेंट उसको हड़प करना चाहता है। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट है ये वक्फ जो है, इट्स नॉट पब्लिक, और बाकी तो गवर्नमेंट की है ना, डिफेंस एंड रेलवे, ये तो प्राइवेट है मुसलमान की, यानी अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है, इट शुड बेनिफिट ओनली द मुस्लिम्स। तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, अपने पास रखना। ठीक है, थोड़े मुसलमानों ने गलती की, थोड़े मुसलमान जो मुतवली है अब पैसा खाए और फायदा लिए, तो फायदा लेने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है, तो उस आड़ में उसको एक्सक्यूज बना के बोलते हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अमेंड करे तो ये पूरा हड़प कर सकते हैं, आप समझे ना। तो कुछ मुसलमान गलत है, जो मुतवली है अपने फायदे के लिए रिश्वत लेते, कम भाव के ऊपर ज़मीन दे देते ऑन रेंट, और कई बार गवर्नमेंट चीप रेंट पे ले देती। आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किधर है? मुंबई में। कौन किसका है? मुकेश अंबानी का। अच्छा। वो $2 बिलियन वर्थ है, कोई बोलता है 1, कौन बोलता है 1.5, $2 बिलियन मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का। बताइए, दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस, जो 27 माले की बिल्डिंग है एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस, उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मुस्लिम वक्फ थी, लेकिन वक्फ की कोई मुसलमान ने गड़बड़ किया है, रिश्वत है क्या, मुझे पता नहीं डिटेल्स उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस होने की वजह से महीनों तक या कई साल तक वो अपने घर में एंटर भी नहीं कर सके, लेकिन अभी वो क्लियर हो गया। अच्छा, आई मस्ट से कि शायद ये जो हिंदू हमारे भाई देख रहे होंगे वो शायद डिसएग्री करें इस बात से, ऐसा नहीं है। और नहीं, काफी फेमस ये केस हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि उसके अंदर मुसलमान की गलती तो होगी। उन्होंने कैसा उनको दिया? वक्फ प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकते, वक्फ है ना। हाँ, वक्फ प्रॉपर्टी अपडेट कर सकते, ये कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मुसलमान अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लॉ में तब्दीली ला सकते। इतनी तब्दीली मत लाओ कि आप पूरा हड़प कर सके। तो उनमें बोला अच्छा हम वापिस से चेक करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी, कहने हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे उसके कमेटी में। गैर मुस्लिम कैसे कमेटी में आ सकता है? फिर कहने लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डीएम में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो तो पूरा पॉलिटिकल अपॉइंटेड है। उसका मतलब ये, अगर अमेंडमेंट बिल आ गया तो गवर्नमेंट चाहे तो आराम से प्रॉपर्टी हड़प कर सकती। सही है। तो ये मैंने चंद रोज पहले कहा। मेरा जो लास्ट सैटरडे हुआ था, हाँ, अभी क्या है, थर्सडे, तो 4 या 5 दिन पहले मैंने मेरे लाइव Q&A में कहा आज डॉक्टर जाकिर में। तो अभी इंडिया मीडिया में ऑफिस से आ गया, डॉक्टर जाकिर नाइक भड़कीले बयान दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। शुरू हो गया। नहीं, वो डॉक्टर साहब जवाब नहीं मिला मुझे कि जब आपने उनको जवाब दे दिया जो इंडियन ऑफिशियल्स आए थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो फिर उठ के चले गए? नहीं, उस टाइम तो बाद में मेरे कांटेक्ट में थे ना। हाँ। उधर गए तो एकदम अच्छे से गए, अभी आप अभी ग्रीन सिग्नल दे दे, आप वापस से इंडिया आ सकते। हाँ, मुझे तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन मैं मेरे मुल्क के लिए जो भी जायज़ है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यस, मोदी ने अगर कुछ प्रॉब्लम किया तो उनसे इख्तलाफ हो सकता है, जगह से नहीं है। इंडिया in terms of amongst the non-Muslim countries in the world, one of the best. अच्छा, non-Muslim country, वो सब मुस्लिम कंट्री से भी अच्छा है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे? नहीं, अल्लाह चाहो तो क्यों नहीं। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। क्योंकि अभी तक के आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। जब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइल की मेरे खिलाफ कोर्ट के अंदर, मेरी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, तो हमने उनको कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की। तो उसका जज जो था, द चीफ जज ऑफ द ईडी कोर्ट, उसका नाम था मनमोहन सिंह, वो सिख था। तो उनने जब इल्ज़ाम लगाया था कि टेररिस्ट है, टेररिस्ट बयान देता है, लोग को बोलता है, भड़काले बयान देता है और टेररिज्म फैलाता है, तो वो जज ने कहा कि आपको शायद पता नहीं, मैंने सैकड़ों जाकिर नाइक के लेक्चर देख चुका हूँ। आप मुझे एक लेक्चर बताओ उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक का, इन कॉन्टेक्स्ट उनने टेररिज्म को प्रमोट किया है, और मैं उनके पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर जब्त लगाने का ऑर्डर दे दूंगा। सही, सिर्फ एक। हाँ, नहीं, लॉयर चुप हो गया। तो उनने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान देखे? तो लॉयर बोला नहीं देखा मैंने। तो आपने जब सुने ने उन पे इल्जाम लगा रहे, कम से कम सुनो तो सही। तो हिस्टोरिकल जजमेंट था, तो उसके ऊपर स्टे आ गया। बस स्टे आने की वजह से हम उनको बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी को रेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद
आपको पता है अगर कोई जज, उस टाइम मोदी का काफी पावर, अभी भी है, जुडिशरी है, नहीं जरा ज्यादा, तो जुडिशरी भी डरने लगी। आपने बयान उनके, अगर आपने फैसला उनके हिसाब से नहीं किया, आपको ट्रांसफर कर लेते उनके हाथ में। तो इंटरफेरेंस बहुत, ये अभी कम हो गया। तो ये जो आप बोल रहे मोदी का जो पावर है अभी, ये अमेंडमेंट बिल क्या हो गया, जब उनने टेबल किया ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, तो पार्लियामेंट हैड टू पुट इट टू अ जुडिशरी पार्लियामेंट, आप समझे ना। और बोले जिसको ऑब्जेक्शन है 13 सितंबर इज डेडलाइन, 13 सितंबर तक जो मुसलमान को बिल पे ऑब्जेक्शन करो, तो ये जुडिशरी पैनल हो गया। तो मैंने मेरे बयान में क्या और एक पोस्ट किया, क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है, हाथ से निकल गई। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी जैसा मैंने कहा 3800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इट इज़ 9.5 लाख तकरीबन एकड़ लैंड है। इसके अंदर हजारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हजारों कब्रिस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज है, आराम से हाथ से जा सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुसलमानों से, अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएगा, आपको और हमको। बेशक ये हमारा फर्ज है। अगर हमारे बाप दादा ने, परदादा ने वक्फ किया है तो हमारे बेहतरी के लिए, और हम सो रहे हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा आप जाके ऑब्जेक्शन रेज करो। और अगर 2.5% मुसलमान भी, हमारी आबादी 210 मिलियन है, 210 मिलियन है, 21 करोड़ अकॉर्डिंग टू PW रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट, अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए, 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। तो क्योंकि मैं मुसलमानों को कह रहा था ऑब्जेक्शन लो, तो ये गोदी मीडिया को अब देखेंगे, अभी शुरू हो गया। मैं कल परसों देख रहा था, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक इज इंसाइटिंग हेट। व्हाट इंसाइटिंग हेट? मैं हक मान रहे हमारा। इफ आई एम ट्राइंग टू गाइड द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप ये बिल को रिजेक्ट करो, तो ये अमेंडमेंट बिल रुक जाएंगी और मुसलमान का फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, दीनी माहौल में, इसका क्रेडिट आपकी वालिदा को जाता है या वालिद को जाता है, किसको जाता है? वहाँ से वो लोग भी माहौल में थे या आप निकले हैं घर से और आपने एक लेगेसी कंटिन्यू की है, ये क्या हुआ बताइए। जहाँ तक कि घर का माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल काफ़ी इस्लामिक था, लेकिन वालिदैन ने कभी भी हमें फोर्स नहीं किया, कभी भी फोर्स नहीं किया कि नमाज पढ़ो, कहते थे, लेकिन कभी ज़बरदस्ती नहीं की। ठीक है। तो हम जब मैं स्कूल में था, तो बचपन से याद है मुझे कि मैं नर्सरी के अंदर या जूनियर KG में रोज़ा रखा है, लेकिन पूरा महीना मैंने पूरा किया सेकेंड स्टैंडर्ड में, एट द एज ऑफ 7। तो 7 साल की उम्र में सबसे पहली बार मैंने पूरा रमज़ान रोज़ा रखा। उससे पहले एट द एज ऑफ 4 या 5 मैंने 5-10 रखा होगा। और जहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने का सवाल है, तो मैं मेरे वालिदैन को देखता था, तो मैं नमाज़ पढ़ता था, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार, कभी दिन में 4 बार, लेकिन कभी वालिदैन ने ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन लोग पढ़ते तो मैं भी पढ़ता था। स्टैंडर्ड 7 या 8 के अंदर है, जब मेरे वालिदैन की एक सहेली थी, जिसने मुझे कहा कि बेटा आप जब नमाज़ पढ़ते तो 5 टाइम पढ़ते? कभी कभी पढ़ता हूँ, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार। तो उन्होंने कहा कि आप जब नमाज़ पढ़ेंगे, तो अगर आपने नमाज़ पढ़ी असर की, तो अल्लाह से दुआ करो कि आपकी मगरिब मिस ना हो। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज के बाद दुआ करो कि ईशा मिस ना हो। ईशा की जब नमाज़ पढ़ेंगे दुआ करो कि फजर मिस ना हो, और फजर के बाद दुआ करो कि जोहर मिस ना हो, जोहर के बाद असर मिस ना हो। ये 40 दिन तक की, अगर उसके बाद आपको अगर जितने बार पढ़ने का पढ़ो, तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह 40 दिन तो पूरे करूँगा मैं, 40 दिन करने में क्या है। वाह। तो उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं 40 दिन अगर आप नमाज को नहीं छोड़ोगे ना, तो फिर 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, नमाज पकड़ लेगी आपको। तो ये एक आदत होती है, बन जाती है। तो 7वीं में था मैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, उस टाइम से माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज। तो जहाँ तक कि घर का सो गाइस, ये थी वीडियो एंड ये इंटरव्यू पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसको हम पार्ट वाइज करेंगे। और जैसे आज कर दिया मैंने थोड़ा सा लंबा, वैसे मैंने पहले बताया भी हुआ शायद बहुत वीडियोस में
कि इसमें रिकॉर्डिंग कैमरा में नहीं होती है, तो मैंने 2 बार कट करके लगाया। पहले में लाइट भी चली गई थी बीच में, फिर लाइट लेके आया मैं। एंड फाइनली आज डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी हमारे सामने बिल्कुल खुल चुकी है ना, क्या क्या चीजें कैसे चीजें हो रही है, बचपन कैसे गुजरा है, कैसे उनको इंडिया में बैन करा गया था। हाँ, और कैसे वो मलेशिया में रह रहे हैं, अच्छी लाइफ चल रही है वहाँ पे। एंड हालांकि वो इंडिया में वापस आना भी चाहते हैं, और उनका मेन पर्पज है, वो कहते हैं मैं मिस करता हूँ जो मैं तकरीर करा करता था। इतने लोग होते, इतना बड़ा मजमा, 10-10 लाख 5 लाख, सही बात है, 5 लाख लोग, तो उस पर हम ऑलरेडी सभी उस पर ही रिएक्शन करते हैं ना। वो कहते हैं जाना मेरा बहुत ईजी है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि हाँ डेफिनेटली वो कर ही लेंगे, क्योंकि टेररिस्ट घोषित करा गया है इंडिया में डॉक्टर जाकिर नाइक को। जैसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में एंटर होंगे, वैसे ही फिर उन पे मुकेश कदम ये वो सब कुछ अंदर बिठा देंगे, तो इसलिए वो कह रहे थे। और वहाँ पे खुलेआम लोग नॉन मुस्लिम भी होते थे जो अपनी क्वेरीज पूछते थे, इनका आंसर देते थे, है ना। तो वो कह रहे थे एक्सेप्ट करना ना करना अलग बात है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम के दिमाग में चीज़ें थी ना इस्लाम को लेके, गलत फलत या अच्छा होता है, इस्लाम टेररिस्ट है या जो भी है, तो वो चीज़ें क्लियर आउट हो गई। ये बात बिल्कुल सच कही है उन्होंने, बहुत से लोगों की नज़रिया चेंज किया है ना हर एक का। सो बाकी फिलहाल ये थी वीडियो, एंड अगर आप चाहते हो हम आगे भी कंटिन्यू करें इस पॉडकास्ट, तो कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना, और अगर इस वीडियो पे अच्छी खासी रीच होगी तो ऑब्वियसली बात है हम रिएक्शन करेंगे, पता लग ही जाएगा, आप भी चाहते हो आगे कंटिन्यू करना। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।